So my audio is clear right now. मेरी आवाज़ साफ आ रही है और वॉइस भी पूरा फुल है. हम कर रहे हैं क्लास 10th. मैं यहाँ लिख देती हूँ इस पे. क्लास 10th जियो चैप्टर नंबर 1. ये पार्ट 2 है. पार्ट 1 हम ख़त्म कर चुके हैं. ठीक है, तो पहले मैं आपको ये एक नॉर्मल जो नोट्स रैंडमली हम जैसे कहीं से भी उठा लेते हैं, हर बार जैसे पहले करे थे एज अ रिविजन पर्पस, वैसे उठाया है मैंने. ठीक है, बहुत अच्छे से इसमें फ्लो चार्ट और डायग्राम्स दे रखे हैं, इसीलिए इस बार ये वाले पिक करे हैं मैंने. हमें लैंड रिसोर्स से पढ़ना है, लैंड यूटिलाइजेशन से, तो हम इससे ये वाला टॉपिक कवर करेंगे. ठीक है, देखिए अब यहाँ पर है हमारे सामने लैंड यूटिलाइजेशन. पहला टॉपिक क्या है हमारा? फॉरेस्ट. दूसरा क्या है हमारा? लैंड नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन. वो लैंड जो हमारा कल्टीवेशन के लिए प्रिपेयर नहीं है या अवेलेबल नहीं है. स्क्रीन की तरफ देखो. ठीक है, फैलो लैंड क्या होता है और नेट सोन एरिया क्या होता है. ठीक है, फॉरेस्ट मतलब जंगल एरिया सारा, वो देखना है हमें. अब वो लैंड जो कल्टीवेशन के लिए नहीं है वो कौन सा होता है? परमानेंट पैस्चर फॉर एंड ग्रेजिंग लैंड. ये परमानेंट पैस्चर और ग्रेजिंग लैंड होता है जहाँ पे जानवर जो है वो घूमते हैं, घास वगैरह खाते हैं, चारवाहे. जो हमने लास्ट, आपको याद होगा 9th में हमने जो हिस्ट्री में लास्ट चैप्टर करा था पैस्चराइजेशन, तो उसमें भी हमने ये सब कुछ देखा था कि वो जमीन जहाँ पर जो जानवर है वो क्या करते हैं? ग्रेज करते हैं, खाते हैं अपना खाना वगैरह. ठीक है, लैंड अंडर मिसलीनियस ट्री क्रॉप्स, जहाँ पर अलग अलग तरीके के क्रॉप्स और ट्रीज को ग्रो करा जाता है, जो कि बेसिकली सोन एरिया नहीं है, मतलब कल्टीवेशन का वो एरिया नहीं होता. कल्चर वेस्ट लैंड, कल्चरेबल वेस्ट लैंड वो होते हैं जो हमने सिर्फ जगह खरीद के छोड़ रखी है, ना तो हम उस पर कुछ उगा रहे, ना हम उसमें कुछ बना रहे, ये वो लैंड होते हैं. ठीक है, अब फैलो लैंड कौन से होते हैं? करंट फैलो लैंड ये वो होते हैं अनकल्टिवेटेड फॉर लेस देन 1 ईयर. कम से कम एक साल से कम तक के लैंड के टेन्योर के बीच में इनके ऊपर कोई भी कल्टीवेशन नहीं हुआ है. ठीक है, अब हम देखते हैं अदर देन करंट फैलो, इसके अंदर कितना आता है? 1 से 5 साल तक का यहाँ पर हमें देखने को मिलता है. नेट सोन एरिया, जहाँ पर पूरी की पूरी ही तरीके से क्रॉप्स को क्या करा जा रहा है? ग्रो करा जा रहा है, ये वो एरिया है. ठीक है, अब ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है? ये क्या है ये देखते हैं हम. एरिया सोन मोर देन वंस इन अ ईयर, कम से कम साल भर में एक बार तो उस एक जगह के ऊपर कल्टीवेशन हुआ होगा. ठीक है, प्लस नेट सोन एरिया, मतलब पूरी तरीके से उसके ऊपर क्या हुआ होगा? कल्टीवेशन ग्रो हुआ होगा. लैंड यूज का पैटर्न वो देखेंगे हम, किस पे डिपेंड करता है? ये किस पे डिपेंड करता है? 2 तरीके के फैक्टर पर, फिजिकल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर. फिजिकल फैक्टर में कौन कौन से फैक्टर आते हैं? ज्योग्राफी, सॉइल और क्लाइमेट. ह्यूमन फैक्टर पे कौन कौन से आते हैं? 2 तरीके के आते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी और टेक्नोलॉजी. इंडिया में लैंड का पैटर्न क्या है यूज करने का? ठीक है, अब हम ज्योग्राफिकल फैक्टर के ऊपर देखेंगे. टोटल ज्योग्राफिकल फैक्टर कितना है? 3.28 मिलियन किलोमीटर. अवेलेबिलिटी कितनी है? 93%. नेट सोन एरिया कितना है? 54%. आई थिंक ये बुक से अपडेट हो चुका है, तो हम अभी पढ़ते पढ़ते इसे वेरी कर लेंगे. ठीक है, अगर कुछ अपडेट हुआ होगा तो हम यहाँ पर इसको इरेज करके अभी ठीक कर लेते हैं, अदरवाइज जो जैसा इसमें लिखा हुआ है वो फिर वो ठीक ही होगा, बुक से मैच हो जाएगा. तो ठीक है, और ये हर स्टेट में अलग अलग होता है नेट सोन एरिया. जैसे ये वेरी करता है, मैंने आपको बताया हर जगह पे अलग अलग होता है. तो हम यहाँ क्या देखते हैं? 80% कहाँ पर है बेटा? हरियाणा में. पंजाब में कितना है? पंजाब टू 10% इन द अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम. ठीक है, फॉरेस्ट एरिया की बात करेंगे. 33% डिजायरेबल एरिया है अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी. नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग 33% हमारा डिजायरेबल एरिया है, जहां पर हम फॉरेस्ट अपने अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं. कब आई थी ये पॉलिसी? 1952 में आई थी. इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस, क्या कि हम इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखें. ठीक है, हमने फूड चेन पढ़ा था साइंस में, है ना? फूड वेब भी पढ़ा था.
इकोलॉजिकल बैलेंस भी बढ़ाता है, ये वही सब चीजों के बारे में बात कर रहा है। लिवलीहुड ऑफ मिलियन पीपल डिपेंड्स ऑन द फॉरेस्ट, यस। कैसे? उसके आस, अब फॉरेस्ट है तो उसके अंदर वहां से आपको सारी लकड़ियां मिलेंगी, फल सब्जियां, हवा और दवा, ये सब कुछ आपको एक फॉरेस्ट वाले रीजन से मिल सकता है। तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग उसी जगह पे डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। वेस्टलैंड, वेस्टलैंड कौन सा होता है जी? रॉकी, डेजर्ट और एरिड एरिया, जो सूखा एरिया उसे वेस्टलैंड कहते हैं। जहाँ कोई चीज ग्रो ही नहीं हो रही, वहां पे क्या करोगे तुम? कुछ भी कर सकते हो, है ना। कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, ये ना याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो इसमें मैंने आपको मेंशन करती जा रही हूँ ना, ये रिवाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिवीजन करने के अगेन एंड अगेन, उससे बहुत बेटर है, इसलिए मैं आपको इससे करा रही हूँ, ठीक है। 95% ऑफ द बेसिक नीड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द लैंड, 95% हमारी बेसिक नीड्स लैंड से मिलती है। ह्यूमन एक्टिविटीज करते हैं हम उसके ऊपर, है ना, ठीक है। माइनिंग कॉजेज द डिफॉरेस्टेशन, ये बेटा कॉज मतलब होता है कारण, जमीन खराब होने के या भूमि खराब होने के क्या कारण हो सकते हैं? पहला कि 95% बेसिक नीड्स जो ह्यूमन की है उन्होंने ही कब्जा कर रखा है। अब हमने कब्जा कर रखा तो हमारे अकॉर्डिंग इस्तेमाल करेंगे ना जमीन। कोई इंसान वहाँ पे कार की पार्किंग बना रहा है, किसी ने वहाँ पे पेड़ पौधे उगा लिए, हर किसी का अपना तरीका यूज करने का। ह्यूमन एक्टिविटीज कर रहे हैं, ठीक है। माइनिंग कॉज, माइनिंग करने चालू कर दिए जिससे डस्ट पूरी जगह या एनवायरमेंट खराब हो रहा है, ठीक है। इंडस्ट्रियल वेस्ट भी रिस्पॉन्सिबल है आपका इस चीज के लिए, लैंड पोल्यूशन के लिए और वाटर पोल्यूशन के लिए। टोटल डिग्रेडेड एरिया कितना है हमारे पास? 130 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है, जिसमें से 28% किसको जा रहा है? फॉरेस्ट डिग्रेडेड को, और 56 कितना जा रहा है? वाटर। मतलब इतना हिस्सा हम बर्बाद कर चुके हैं इंसानी तौर पर, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन क्या है जी? सोल्यूशन देखते हैं। लॉन्ग आंसर्स में आएगा तो आपको क्या करना है? वही छोटा सा एक इंट्रो देना है, छोटे से उसके कम कम कारण बताना है, जैसे जैसे इसने कारण बताया ना, कुछ कुछ कॉजेज, ऐसे कुछ कुछ कॉजेज मेंशन करना। और तुम्हारे स्कूल से वो मिला होगा पीडीएफ, हाँ अभी नहीं मिली, जब मिल जाए तो ग्रुप पे शेयर करना, मैं उससे भी कराऊंगी, तो उससे एक बार अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या देखते हैं? सॉल्यूशन क्या है? एफॉरेस्टेशन करना चाहिए हमें, पेड़ ज्यादा से ज्यादा उगाने चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए, ठीक है, प्लांटिंग करनी चाहिए, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, मैनेज करके चलो भाई, खराब लैंड जो है उसे किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। माइनिंग जैसी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना चाहिए, और प्रॉपर डिस्चार्ज होना चाहिए इंडस्ट्रियल वेस्ट का। ऐसा नहीं कि भैया तुमने पानी जो जितना भी केमिकल वगैरह था वो सब अपने नाले में बहा दिया और वो नदियों में जा मिल रहा है। नहीं जी, आप या तो एक काम करो कि यहाँ पे फिल्टर लगाओ ताकि कूड़ा एक जगह रुक सके, या बाद में आप उसे जला सको, नहीं तो और अलग तरीके से उसका इस्तेमाल कर सको या उसे रीयूज कर सको। कुछ तो ऐसा करो ताकि नदी, क्योंकि नदी का पानी ही आगे जाके सब लोगों के पास जा रहा है ना, यूज हो रहा है, तो इसीलिए, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं सॉइल, सॉइल्स के बारे में देखेंगे। सॉइल्स हमारी कितनी लेयर्स में डिवाइडेड है? एक होती है हमारी टॉप सॉइल, सब सॉइल, वेदर्ड पेरेंट रॉक और अनवेदर्ड पेरेंट रॉक। फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज, अलग अलग तरीके के फोर्सेस ऑफ नेचर, जिसमें हम टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, मतलब वो जहां पर पानी बह रहा है, ठीक है, विंड या किसी भी तरीके का फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब हम यहाँ देखते हैं एल्यूवियल सॉइल। जैसे मैं आपको फिर दोबारा ये बात बता रही हूँ, जिस नोट्स वगैरह जैसे इसमें दे रखे हैं, ये बहुत इजी तरीका है याद रखने का, क्योंकि अभी हम बुक से पढ़ेंगे, आप देखना सब जगह लाइंस 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 है, तो इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर द लर्निंग, ठीक है। मैं बाद में आपको इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगी, या फिर जब लॉन्ग आंसर्स कराऊंगी तब उससे भी हम ये सब चीजें कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, दो तरीके की सॉइल्स हमें यहाँ पर इन्होंने दिखाई है, ठीक है। कौन कौन, इसको सब करें, क्या हो रहा है, ठीक है। एक है न्यू और एक है ओल्ड। नई वाली को क्या बोलते हैं? खादर, और दूसरी वाली को बंगर, ठीक है। जो नई वाली है वो ज्यादा फर्टाइल होगी, फाइन पार्टिकल्स होंगे, और जो पुरानी वाली है वो लेस फर्टाइल, और उसमें क्या होंगे? कंकर पार्टिकल्स। कंकर नाम सुना तुम? कंकड़ बोलते हैं छोटे छोटे पत्थरों को, ये वो वाली है, ठीक है। मोस्ट इन डिप्रेस्ड इन इंडिया, कवर इंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन कौन सा हिस्सा है बेटा? ये देखो, ये मैप है, हम मानते हैं ऐसे करके, कुछ ऐसे करके मैप हमारा चल रहा है, ठीक है। जो ये वाली पूरी बेल्ट है ना,
ऑलमोस्ट ये वाला पूरा सेक्शन, ये जो जो जिस पे येलो येलो है। अरे भाई गलती हो गई जी हमसे। मैं आपको अभी मैं पाकिस्तान को हटा देती हूँ यहाँ से, जो मैंने रफ मैप बनाया ये वाला हिस्सा, ये पूरा वाला इसके ऊपर देखने को मिलता है। डिपॉजिटेड बाय द हिमालयन रिवर, वहाँ से आ रहा है ये, कहाँ से, गंगा और इंडस से, ठीक है। हाईली फर्टाइल, गुड इन पोटाश, लाइम, फॉस्फोरिक एसिड, ये यहाँ पर मिलते हैं ये सब कुछ। वीट, शुगर केन, पैडी, पल्सेस, ये सब तरीके की क्रॉप्स हैं। सच सॉइल इज कॉमन इन द्वार्स, चाओस और तराई। अच्छा, द्वार्स मतलब क्या होता है, जहां पर दो नदियां आकर के मिल रही हो, ठीक है। तराई रीजन कौन सा होता है, पहाड़ों के नीचे वाला जो रीजन है, ये वाली बेल्ट जो रीजन है इसे तराई रीजन कहते हैं, ठीक है। रीजन रीजन नाम दे रखे हैं, नाम दे रखे हैं बेटा, कॉमन बता रही हूँ, नाम दे रखे हैं। जैसे प्याज तुम्हारे लिए कॉमन है, मेरे लिए भी कॉमन है, ठीक है। हम नॉर्थन वाले इसे नॉर्थ मतलब प्याज बोलते हैं, थोड़ा सा नीचे चले जाओगे महाराष्ट्रन वाले लोग उसे कांदा बोल देंगे। अब उनके लिए कांदा और कंधा अलग है ना, और एथिकली कांदा और प्याज एक है, बस कहने के तरीके हैं, इतना ध्यान रखो, ठीक है। ब्लैक सॉइल देखते हैं, ब्लैक सॉइल क्या काम करता है। ब्लैक सॉइल रेगुलर सॉइल है, ब्लैक कॉटन सॉइल है। ब्लैक कहाँ मिलेगा आपको, अच्छा कैसे ध्यान रखोगे जी, सूरज की रोशनी जब पड़ती है तो हम क्या पड़ जाते हैं, काले। सूरज की सीधी रोशनी कहाँ पड़ेगी, बीच वाले हिस्से में पड़ती है ना। अगर मैं बना के दिखाऊं मैप, ठीक है, तो सन की सीधी रेज ऐसे पड़ेंगी, है ना, तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ये ज्यादा काला कौवा होगा, ठीक है। तो ये ऐसे ध्यान रखो। दक्कन ट्रैप में आपको ये मिलेंगी मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वाले एरिया में। तो कैसे ध्यान रखोगे, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ब्लैक सॉइल। ब्लैक कैसे पढ़ते हैं, काले को बजाते हैं जब सूरज की सीधी रोशनी पड़ती है। सूरज की सीधी रोशनी कौन कौन से स्टेट पे पड़ती है, जहां जहां पर पड़ती है उन्होंने नाम दे रखा है, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। मेड क्या हो गया, मेड ऑफ लावा फ्लोज, ठीक है, लावा वॉल्केनो वाला। डेवलप क्रैक ड्यूरिंग इन समर फॉर एरिएशन। हाँ भाई, अब मैं बोल रही हूँ सूरज की सीधी रोशनी पड़ रही है तो फूल तो उगेंगे नहीं उगेंगे, फर्टाइल होगी नहीं, है ना, तो क्या होगा, सूखा ही पड़ेगा, जमीन क्या होगी, फटने लगेगी। आप देखोगे एरिड जोन आ चुका है, ठीक है। क्ले पार्टिकल्स होंगे, हाई मॉइस्चर होगा, हाई मॉइस्चर होल्ड कैपेसिटी, जहां पर पानी नहीं है, आप समझ रहे हो। हाई मॉइस्चर होल्ड कैपेसिटी का मतलब है आपने जमीन पे पानी डाला है और सूख गया, ठीक है। रिच किस में होगा, CaCO3 में, Mg, पोटैश और लाइम। पुअर इन फॉस्फोरस कंटेंट, यहाँ पे फॉस्फोरस आपको नहीं मिलेगा। बेस्ट फॉर द कॉटन, कॉटन सूखे एरिया में ही उगता है, जो रुई मंदिर का दिया जलाने में लगाते हैं ना, वो सूखी जगहों में उगता है, इसलिए यही उग सकती है, ठीक है। अब हम देखते हैं रेड और येलो सॉइल, ये कहाँ कहाँ दिखती है। डेवलप ऑन इग्निशियस रॉक, कहाँ देखने को मिलती है हमें, कैसे डेवलप होती है, इग्निशियस रॉक में। लो रेनफॉल, जहां पर बारिश क्या है, कम पड़ेगी। अब कम पड़ेगी तो उसका मतलब ये वही वाला रीजन होगा जहां पर हमारी सूरज की रोशनी सामने पड़ रही है, या फिर उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे का लोअर रीजन होगा, या फिर अपर रीजन होगा। हाँ, मतलब बेल्ट वही होगी तो थोड़ा कम होगा, सूरज की रोशनी हल्की पड़ेगी। तो कैसे, ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ दक्कन, जहां पर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है। मिट्टी कैसी होगी यहाँ की, रेडिश। अब लाल है तो लाल, सबसे ज्यादा लाल क्या होता है, खून। ऐसे ध्यान रखो, खून को क्या बोलते हैं, आयरन की कमी हो गई है ना, आयरन, ठीक है। सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या मिलेगा, आयरन। रेडिश है तो खून, खून के साथ क्या होता है, आयरन, ठीक है। अकरिंग येलो, येलो पीले कब पड़ जाते हैं, जब पापा मम्मी कुछ बोलते हैं पानी कमी हो जाती है, डॉक्टर बोलते हैं पानी कमी हो, पीले पड़ते जा रहे हो, पानी हाइड्रेट नहीं हो आप, तो येलो से क्या याद रखोगे, हाइड्रेटेड। समझ आया याद रखने के तरीके, और अभी इसमें आएंगे। अब हम देखते हैं लेटरेट सॉइल। लेटरेट सॉइल सब ट्रॉपिकल रीजन में मिलेगा विद ऑल्टरनेटेड वेट एंड ड्राई सीजन, गीले और सूखे सीजन में। इट इज रिजल्टेड इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल। अब भाई यहाँ पे बारिश होती ही नहीं थी, देखो नहीं हो रही तो भी दिक्कत है, हो रही है तो भी दिक्कत है,
क्योंकि नहीं हो रही तो बिल्कुल ही ऐसी नहीं हो रही कि पानी की बूंद पड़े और धरती मॉइस्चर सूख जाए, पानी सूख जाए। अब हो रही है तो ऐसी होगी कि भाई तुम कौन मैं कौन, पानी का है, आज तो मैं ही हूँ, सब जगह पानी पानी हो जाए, है ना। तो ये वाली कहानी है। तो ये सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलेगा, अब देखोगे आप ध्यान से तो अगर मैं आपको ये बताऊं, हमारा जो इंडिया का मैप देखा था हमने ऐसे वाला ही देखा था, ये वाले जो पूरा कोस्टल रीजन है यहाँ पे ज्यादा पानी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कौन सी जगह पे होगी ये, अगर ऐसे इधर देखोगे तो इस वाले जोन में ज्यादा पानी देखने को मिलेगा। मतलब ये पूरा वाला जो रीजन है, जोन है, यहाँ पर पानी ही पानी है, ठीक है। तो कहाँ, हाँ, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और हाई, और कहाँ कहाँ मिलेगा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ठीक है जी। एप्रोप्रिएट क्यों मिलेगा, क्योंकि वहाँ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, हम बोलते हैं ना साउथ इंडिया के जो डॉक्टर्स होते हैं या जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, क्यों है, क्योंकि उन लोगों को पता है कैसे कौन सा रिसोर्स इस्तेमाल करना है। हम लोगों की तरह नहीं है, आज देख लिया मक्खन आज ही है तो आज ही खत्म कर मारेंगे, 2 दिन के लिए छोड़ेंगे ही नहीं आगे के ठीक है। तो उन्हें पता है कि अगर पानी है तो पानी का इस्तेमाल कैसे करना है, अगले हफ्ते कैसे उसे हम काम में ला सकते हैं, है ना। हाँ, तो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टेक्निक कैन हेल्प, ये हेल्प करता है ग्रोइंग इन टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी हमेशा याद रखना, एक तो ईस्टर्न ये वाला जो हिस्सा है, ईस्टर्न वाला जो हिस्सा है यहाँ सबसे ज्यादा देखने को मिलता है पहाड़ी एरिया में, और नीचे वाले जो लोग हैं कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु वाले जो लोग हैं, इन लोगों ने टेक्नोलॉजी की हेल्प से और टेक्निक की हेल्प से यहाँ पर कॉफी और क्या बोलते हैं टी उगाने सीख लिया है, ये ध्यान रखना। ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन के नाम पर कि ईस्टर्न बेल्ट से हटके कौन से ऐसे साउदर्न स्टेट हैं जहाँ पर कॉफी और ये टी उगाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन आता है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है, आप बताइए कि कैसे कौन कौन से तरीके का क्लाइमेट या फिर जो इन्वायरमेंट है या फिर जो टेक्निक्स है ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही हैं जिसमें टी और कॉफी प्रोडक्शन हो रहा है, ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन घुमा के। तो अब पता लग गया ना आपको, तो इसलिए जवाब दिया जा रहा है, पहले नहीं पता होता तो धरती आसमान दिख रहा होता, ठीक है। रेड लेटरेट सॉइल कहाँ पर देखने को मिलती है, आंध्र प्रदेश, केरला। और ये सबसे ज्यादा किसके लिए फेमस है, काजू, कैश्यू नट, ठीक है। अब हम देखते हैं एरिड सॉइल, ये तो बहुत फेमस है जी, राजस्थान। सूखा कहाँ पड़ रहा होगा, राजस्थान। एरिड मतलब क्या होता है, सूखा, ठीक है। मेनली फाउंड इन द राजस्थान। और इकलौती नदी हमने वहाँ कौन सी पढ़ी थी, अगर आपको याद हो 9th क्लास में पढ़ी थी हमने, वहाँ एक ही नदी बहती है जिसका नाम है लूनी, लूनी रिवर पड़ी थी, ठीक है। और अब राजस्थान है तो कैसी मिट्टी मिलेगी, रेड टू ब्राउन, रेड से ब्राउन कलर की मिट्टी मिलेगी, सैंडी टेक्सचर होगा, और पानी कैसा होगा, सेलाइन, नमक, जमीन से लेते हैं ना पानी, ठीक है। लैक ऑफ ह्यूमस एंड मॉइस्चर, कमी होगी इन सब चीजों की। सॉइल बिकम कल्टिवेटेबल विद द इरिगेशन, हम कैसे वहां की मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं, ओनली और ओनली क्या तरीका है, सिर्फ इरिगेशन। इरिगेशन के जो इंसान तकनीक अपनाएगा, तरीके अपनाएगा, वही वहां पर क्या है, क्रॉप ग्रो कर सकता है। वरना अगर किसी को पता ही नहीं है कि एक पाइप में से फवारा भी निकल सकता है, तो वो तो अंधाधुन ट्यूबवेल लगा के पानी को बहाया जा रहा है, ऐसे थोड़ी होता है ना। यहाँ पर और हमें क्या देखने को मिलता है, कंकड़ आर फाउंड इन द लोअर होरिजोन ड्यू टू द CA कंसंट्रेशन। अब आ जाओ फॉरेस्ट सॉइल पर। फॉरेस्ट सॉइल कौन सी होती है, इट इज फाउंड, हाँ जी, फाउंड इन माउंटेन्स, लूमी एंड स्टिल्टी वैली एंड कोर्स ग्रेन इन अपर स्लोप्स। दिस सॉइल एक्सपीरियंस डेल्यूडेशंस, एसिडिक इन नेचर, लो इन ह्यूमस। जितना भी माउंटेन वाला जोन है वहां के फीचर्स आपको लिखने हैं, ठीक है। सॉइल इरोजन क्या होता है और सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है, मिट्टी जो हमने बर्बाद कर दी है, मिट्टी जो हमें बचानी है, ये टॉपिक है,
ठीक है, तो जो हमने इरोजन करा है किस किस तरीके से हमने इरोजन करा है, दो तरीके से करा है। पहली बात तो देखो ग्यूली इरोजन और शीट इरोजन। व्हेन सॉइल इज वॉश्ड अवे बाय डीप चैनल्स, जब सॉइल जो है वो बहकर, या आप बोल दो कि ऐसे नहीं होता कि वो मिट्टी की वो फ्लैट सरफेस पे गली बन रही है। देखो इधर देखो, हाँ ये देखो गली बन रही है मिट्टी के बीच में। मैं ऐसे गली बोलता था, दरार है पर गली इरोजन बोल दो, ठीक हाँ है। गली बन रही है ना, इसलिए गली हो रही है। तुम ही सही हो। गली इरोजन का मतलब होता है, बच्चों ने अभी ताज़ा ताज़ा ट्रिक बनाई है, जब मिट्टी की गलियां बन जाए, मिट्टी अलग अलग हो जाए और वो अलग अलग जगह थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ दे, गली गली जैसा दिखने लग जाए, वही आपका गली इरोजन है। ठीक है, समझ आ गया? अच्छा लगा अभी सुन के मेरे मुंह से? हाँ, ठीक है। शीट इरोजन, अब शीट का कुछ निकाला है? कागज का पन्ना। बदतमीज। When water flows a sheet over a large area, it wash away a complete layer of soil. जब वो पूरी की पूरी लेयर ही हटा दे पानी, उसे हम क्या कहते हैं? शीट इरोजन। ठीक है। सॉइल इरोजन क्या है? रिमूवल ऑफ सॉइल कवर। जब सॉइल कवर मतलब मिट्टी ने एक जगह को कवर कर रखा, आप वो पूरी तरीके से हटा दे, उसे हम कहते हैं सॉइल इरोजन। ठीक है। सब्सिक्वेंट वॉश डाउन ऑफ टॉप सॉइल, इसका मतलब क्या है? ऊपर हमारी टॉप सॉइल होती है, उसको क्या कर दिया जाए? हटा दिया जाए। लैंड आफ्टर गली इरोजन बिकम्स अनफिट फॉर द कल्टीवेशन, या अनफिट है कल्टीवेशन के लिए, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? बैड लैंड। क्योंकि जहां की मिट्टी हट रही है हर बार, तुम वहां उगाओगे ही क्या, इसीलिए वो कैसा है? लैंड, बैड लैंड। कैसा लैंड है? बुरी जमीन है। ठीक है। इन चंबल, ठीक है, चंबल में बैड लैंड है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बताओ। बेसिन नहीं बेटा, हाँ। डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग ऑल्सो कॉज द प्लफिंग इन अ रॉन्ग वे। और कुछ महान अच्छे लोग हैं, किसान अच्छे हैं, जिनको पुरानी तकनीक अच्छी लगती है, या कुछ जो ताज़ा बने हैं जिनको तकनीक नहीं पता है, या पुराने लोगों को जो तकनीक भूल गए हैं, उन्होंने ज़मीन के अंदर अलग तरीके से प्लफिंग कर करके खुदाई ऊपर नीचे कर करके ज़मीन की फर्टिलिटी, या फिर हम जिसे बोलते हैं हिंदी में उर्वरक क्षमता जो है वो सत्यानाश मार दी है। वो भी एक कारण है सॉइल इरोजन का। ठीक है। अब इतनी ज़्यादा हमने मिट्टी खराब कर दी, अब हम इस मिट्टी को बचा भी लेते हैं, कंजर्व भी कर लेते हैं। काउंटर प्लफिंग करनी चाहिए, स्ट्रिप क्रॉपिंग करनी चाहिए, और शेल्टर बेल्ट बनाने चाहिए। ठीक है। प्लफिंग अलोंग द काउंटर लाइंस एंड डेसिलरेटेड द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप। काउंटर प्लफिंग करेंगे तो उससे हमारी जो सॉइल है वो कंजर्व हो जाएगी। स्ट्रिप क्रॉपिंग करनी चाहिए, स्ट्रिप ऑफ ग्रास टू बी ग्रोन बिटवीन द क्रॉप्स। ऐसे होती है, देखो यहाँ पर डाल रखी है। काउंटर प्लोइंग ये होता है ना, जब एक फार्म में एक बंदा वो ट्रैक्टर से प्लोइंग कर रहा है, सामने से एक और लेवर टक्कर हो जाए। ऐसे तो बेटा तेरे को मार्क्स नहीं मिलने वाले। काउंटर ऐसी तो होता है। फिर तेरी मैम, तूने इतना सारा लिख रखा होगा ना ऐसे लाइंस में, तेरी मैम कहेगी ये रहा काउंटर अटैक। ठीक है। शेल्टर बेल्ट पढ़ लो ढंग से। प्लांटिंग लिव्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर बेल्ट। जब आप बहुत सारे पेड़ों को ग्रो करो, प्लांटेशन करो, वो हेल्प करता है। ठीक है। पढ़ ले। देखो लिखवा है, पढ़ ले। अब 1 मार्कर के क्वेश्चन पे देखो इसमें कैसे आते हैं। इन्होंने क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं। क्वेश्चन आंसर्स तो नहीं देखना अभी हमें, चैप्टर खत्म। मैं इसके क्वेश्चन आंसर समझा देती हूँ, इसी के साथ बताती जाती हूँ। अभी उससे बचा हुआ ये चैप्टर एनसीईआरटी से, ये मैंने आपको नोट से खत्म करा है। एनसीईआरटी में सेम है, मैं साथ से चल रहा था, एकदम वर्ड टू वर्ड सेम चीज लिखी हुई है। हाँ मुझे पता है, तो क्यों पढ़नी है? क्योंकि पढ़नी जरूरी है। चलिए क्वेश्चन आंसर देख लो, इसे 1 मार्कर क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं। बीइंग ट्रॉपिकल कंट्री, इंडिया हैज इनॉर्मस पॉसिबिलिटीज ऑफ टैपिंग सोलर एनर्जी, सजेस्टेड वन वे। आपको एक तरीका बताना है, तो क्या है भैया? रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करिए, सोलर लाइटनिंग का इस्तेमाल करिए, बिजली बचाइए, बिजली बनेगी आपकी। ठीक है। अ कंसंट्रेटेड एफर्ट्स हैज टू बी मेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सजेस्ट वन स्टेप। आपको एक ऐसा स्टेप बताना है जिससे आपके मिनरल रिसोर्सेज हम फ्यूचर के लिए बचा सके। टेक्नोलॉजी इंप्रूव करो, रिसाइकल करो, ठीक है, और सब्सिट्यूट्स लेके आओ चीज़ों के। आज ब्रेड मक्खन ना सही तो ब्रेड जैम ही खा लेंगे, ऐसे वाले सब्सिट्यूट लेके आओ।
ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? प्रेजेंट जनरेशन जो है वो फुलफिल करती है, प्रेजेंट जनरेशन फुलफिल इट्स नीड वाइल कंसिडरिंग नीड्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन एज वेल। जब आप फ्यूचर की जनरेशन को ध्यान में रखते हो उनकी नीड्स को भी फुलफिल कर सको। क्लासिफाई द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पर हम देखते हैं बॉयटिक होते हैं और अबॉयटिक होते हैं। बॉयटिक के अंदर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, अबॉयटिक के अंदर सारे नॉन लिविंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से? ट्रीज, एनिमल और इंसेक्ट्स। अबॉयटिक के अंदर कौन से हो गए? अर्थ, एयर, वाटर, मेटल और रॉक्स। What do you understand by resource? रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स एवरीथिंग अवेलेबल इन आर एनवायरमेंट, जिससे हमारी नीड सेटिस्फाइड होती है, उसे हम क्या कहते हैं? रिसोर्स। इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उसे एक्सेस कर सकें, इकोनॉमिकली फीजिबल, हम उसे खरीद सकें, अफोर्ड कर सकें, और ठीक है, कल्चरली, ठीक है। ये क्या हो सकता है? हमारे रिसोर्स मिनरल्स, फॉरेस्ट फ्यूल्स, और ये सब कुछ हमें देखने को मिल सकते हैं। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आगे का पढ़ लो बेटा। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर रिसोर्स विच वंस गेट एग्जॉस्टेड, जो एक बार बर्बाद हो गए, कैन नॉट बी रीमेड, जिसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता। जैसे हमारे फॉसिल फ्यूल्स और मिनरल्स या कोल जो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। विच फैक्टर इज, बहुत टाइम लगता है बेटा बनने में, बहुत टाइम। सूखी हुई लाश को फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। गलत बोल रहे हो आप, ऐसे नहीं बोलते। और अगर ये सब आप सोच के अगर आंसर राइटिंग भी करने जा रहे हो तो ये भी गलत है। नहीं। विच फैक्टर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैक्सिमम लैंड, कौन सा फैक्टर है मैक्सिमम जो लैंड डिग्रेडेशन में आपको देखने को मिलता है? ओवर ग्रेजिंग। वन ऑफ द मेन रीजन इज फॉर द लैंड डिग्रेडेशन। स्टेट्स कहाँ कहाँ पर ज्यादा देखने को मिलता है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये 1 नंबर के आंसर के लिए इतना लिख रहे हैं, ध्यान रखो ये बात। तो आप लोगों को भी ये सब चीजें दिखनी है। इन व्हाट ब्रॉड कैटेगरी सॉइल्स ऑफ महाराष्ट्र फॉल, कौन कौन से तरीके की सॉइल आपको देखने को मिलती है महाराष्ट्र में? मैंने बताया था सूरज की रोशनी सीधी पड़ रही होगी ये वाले रीजन में, वहाँ हम काले पड़ जाएंगे। काले कहाँ पड़ेंगे? हम महाराष्ट्र वाले रीजन में हम कह सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पे ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा? ब्लैक सॉइल, जिसे हम रेगुलर सॉइल भी कहते हैं। 3 मार्कर के क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं? सजेस्टेड एंड एक्सप्लेन 3 ways टू प्रोटेक्ट लैंड फॉर्म एंड डिग्रेडेशन इन वेरियस स्टेट। अलग अलग स्टेट्स में हमें कैसे देखने को मिलते हैं? क्या है आंसर? ये मैंने सजेशन के तौर पर यहाँ पर सारे ऊपर बताए हुए थे, ठीक है। एफॉरेस्टेशन, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट, स्टेबलाइजेशन और कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज। यहाँ इन्होंने एक्सप्लेन नहीं करा है, बट आपको ये सब कुछ एक्सप्लेन करना है, ठीक है। राइट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन 4 बेसिस, आपको 4 बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन करना है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन क्या आएगा? बॉयटिक और अबॉयटिक। एक्सॉसिबिलिटी के बेसिस पर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पर्सनल देखा था हमने, कम्युनिटी देखा था, नेशनल देखा था और इंटरनेशनल देखा था, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप्ड, रिजर्व और स्टॉक देखा था। ये सब हम पार्ट 1 वाली चीज में पढ़ चुके हैं। एक्सप्लेन 3 स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। यहाँ पर ना ईयर भी मेंशन है, तो ये हर साल जिस ईयर में आए वो लिख रखे हैं। 3 स्टेजेस बताने हैं आपको रिसोर्स प्लानिंग के, वो कौन कौन से होते हैं? 3 स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग आर आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ कंट्री। हमें देखना है कि किस तरीके के रिसोर्सेज हमारे ऑल ओवर इंडिया में हमें देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से हम उसकी मैपिंग करेंगे, सर्वे करेंगे, और फिर हम ये जान पाएंगे कि कौन से तरीके के रिसोर्स कहाँ मिल रहे हैं। जैसे एरिड जोन है, एरिड जोन में हमें कौन से रिसोर्स मिल पा रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर हम कैसी तरीके की कल्टिवेशन ग्रो कर पा रहे हैं, ठीक है। वहाँ इरिगेशन का इस्तेमाल है या फिर नहीं है। ऐसी कुछ चीज़ों का हमें पता कैसे लग पाएगा? जब हम मैपिंग करेंगे या फिर सर्वे करेंगे, तभी वहाँ पे हमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव तरीके से हमें रिसोर्स को देखना पड़ेगा। प्लानिंग स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें हमारी टेक्नोलॉजी, स्किल्स, इंस्टीट्यूशनल सेटअप, ये सब चीज़ें अपनानी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी, और हमें मैच करना पड़ेगा सभी नेशनल प्लान्स को हमारे प्लान्स के साथ। हमने सोचा कि मान के चलते हैं कि हम राजस्थान वाले हिस्से में, ठीक है, वहां पर हमें इरिगेशन चाहिए, पानी चाहिए, तभी हम कोई क्रॉप को ग्रोन कर पाएंगे,
ठीक है। तो इरिगेशन मैंने सोचा मैं एक बहुत बड़ा इरिगेशन प्लांट लगाती हूँ बहुत बड़े लेवल पर, तो मैंने वहाँ पे सब चीज़ों को मेजर करा, मेरे अकॉर्डिंग मैं ये सही चल रही हूँ। बट जो मैंने अपना प्लान अपनाया है उसे एग्जीक्यूट करने में गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए, क्योंकि मैं ज़मीन किससे खरीद रही हूँ? सरकार से, भगवान से तो खरीद नहीं रही, है ना। तो ज़मीन को खरीदने के टर्म्स एंड कंडीशन, फिर मैं वहाँ पर जाके पानी के लिए काम करूंगी, तो वहाँ की मुझे एनसीडी या लोकल डिपार्टमेंट से बातचीत करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। वहाँ पे किस तरीके का लेबर मिल रहा है वो देखना पड़ेगा। तो मुझे सब कुछ अपने अकॉर्डिंग और गवर्नमेंट के प्लान के अकॉर्डिंग चीज़ों को जज करते हुए उन सबको मेजर फिगर करके तब मुझे ये काम करने पड़ेंगे, ठीक है। गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक सॉइल एंड रेगुलर सॉइल, ये आपको यहाँ पे बताना है कहाँ देखने को मिलती है, दक्कन ट्रैप में मिलता है, ठीक है। कैसे देखने को मिलता है, अगर आपको नहीं भी ध्यान रहे दक्कन ट्रैप, तो कैसे ध्यान रखना, डी फॉर दक्कन, डी फॉर डार्क, डार्क मतलब क्या होता है, काला, ऐसे याद रखना, ठीक है। इट्स स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट दक्कन प्लेट्यू, ठीक है, इज मेड अप ऑफ लावा, किससे बना है ये, लावा से। दिस सॉइल कवर प्लेट्यू ऑफ, देखो महाराष्ट्र का कर रहा है और सौराष्ट्र का कर रहा है, मालवा का कर रहा है, मध्य प्रदेश का कर रहा है, छत्तीसगढ़ का कर रहा है, और एक्सटेंड हो रहा है कौन कौन सी वैली से, गोदावरी और कृष्णा वैली से। प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी, प्लानिंग हमें करनी चाहिए, स्ट्रैटेजी भी अपनानी चाहिए। कंट्री जो जैसी हमारे पास इंडिया है उसमें किस तरीके के रिसोर्सेज को हम प्लान कर सकते हैं, दो रिलेवेंट पॉइंट आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं। देयर आर रीजन विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज में हमें देखने को मिलते हैं, बट आर डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज, पर कहीं ना कहीं वो दूसरे तरीके के रिसोर्सेज में भी आ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश हैज अबंडेंस ऑफ वाटर, अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा हमें पानी देखने को मिलता है, बट लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। देयर आर सम रीजन, बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट, जो खुद में ही सेल्फ सफिशिएंट है। फॉर एग्जाम्पल स्टेट झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ पर मिनरल्स भी हैं और कोल डिपॉजिट भी हैं। देयर आर सम रीजन which have acute shortage of some vital resource, बहुत सारे ऐसे रीजन भी हैं जहाँ पर बहुत कमी है या फिर कम कमी है कुछ कुछ रिसोर्सेज की, जैसे राजस्थान, राजस्थान में किस चीज़ की कमी है, पानी की, ठीक है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्सेज कंजर्वेशन एज वॉइस्ड बाय गांधी जी, गांधी जी ने क्या कहा था इसके बारे में, मैंने आपको लास्ट में भी एक जब मैंने पार्ट 1 पढ़ाया था तो भी उसमें लाइन बताई थी, ठीक है। ये ना मैं जब यूट्यूब पे अपलोड करूंगी या जब मैं ये वाला पूरा रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगी चैप्टर की, तो मैं इस पे ना हेडिंग बनाऊंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 2, क्योंकि इसमें हम ज्यादा भी क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन ऐसे करके डालूंगी, तब जाके आपको रिवीजन बैकअप मिल जाएगा नोट्स के साथ, ठीक है। और रही बात एनसीईआरटी की, ठीक है, रही बात एनसीईआरटी की, तो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो दो हमारे बुक है हिंदी और इंग्लिश मीडियम के जो वर्ड टू वर्ड है उसमें मैं इसको डाल दूंगी पार्ट 2 में, ये मैं पार्ट सिर्फ रिवीजन का बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब अगर कहीं मैंने मेंशन कर दिया है, क्योंकि इसमें ना सब रिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, तो ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये देख सकते हो आगे तक के लिए। एक सेकंड रुक जाओ, मैं इसको हटा देती हूँ ना, अगर मैंने कहीं लिखा भी है तो। कहाँ है, हाँ ये रहा, मैं इसको इरेज करके यहाँ से रिवीजन प्लस क्वेश्चन आंसर, ठीक है। कहाँ गए, ठीक है। अभी हम थे क्वेश्चन नंबर आई थिंक 10 पे, 17 पेज पे थे हम, हाँ 14 पे थे। तो गांधी जी ने क्या कहा है, गांधी जी वॉइस्ड हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन इन दीज वर्ड्स, उन्होंने कहा देयर इज इनफ फॉर एवरीबडी नीड्स
एंड नॉट एनीबडी ग्रीड, हमारे पास नीड के लिए तो सब चीज है पर ग्रीड के लिए कुछ भी नहीं है। ही प्लेस्ड द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल, उन्होंने बताया कि यही जो लालची लोग हैं वो ही सबसे ज्यादा एक तरीके का कॉज है या कारण है रिसोर्सेज के खत्म होने का या फिर ना होने का। रूट कॉज फॉर रिसोर्स डिप्लीशन एट अ ग्लोबल लेवल, ही वॉज अगेंस्ट, वो मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे क्योंकि मास प्रोडक्शन हमारा रिप्लेस हो रहा था, वो रिप्लेस करना चाह रहे थे। इनडिस्क्रिमिनेशन एंड इरेशनल, देखते हैं हम सेकंड पॉइंट, इनडिस्क्रिमिनेशन यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय ह्यूमन बीइंग। इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब हम भेदभाव कर रहे थे रिसोर्सेज को अलग तरीके से इस्तेमाल करने में। बाय ह्यूमन बीइंग हैज लीड द डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसने रिसोर्सेज को बहुत तरीके से खत्म करा है। फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ यू इंडिविजुअल, कुछ लोगों की लालची भावनाओं को ध्यान में रखते हुए। इनके कहने का मतलब था कि जो अमीर है वो और ज्यादा अमीर होता चला गया और जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब, क्योंकि अगर अमीर है तो वो सोचता है ना मैं एक और लैंड ले लूं, फिर मैं एक और लैंड ले लूं, ये सब की वजह से। इरैशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम जहां पर हम हद से ज्यादा किसी भी तरीके के रिसोर्स को क्या कर चुके हैं, यूज कर चुके हैं, वहां पर ये हमें ज्यादा नुकसान देखने को मिला। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन, आपको 3 तरीके के सॉइल इरोजन बताने हैं और जो मोस्टली ऑब्जर्व हो कहां पर, इंडिया में होते हैं। मेंशन ह्यूमन एक्टिविटीज, आपको ह्यूमन एक्टिविटीज को मेंशन करना है दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल इरोजन। एक तो तुम्हारा गली इरोजन, जो गली वाला था, ठीक है, शीट इरोजन जो पूरी की पूरी शीट हट जाती है, और तीसरा क्या है हमारा, विंड इरोजन, मतलब मिट्टी भी अपने साथ सॉइल को हटाती है, ठीक है। इसके लिए वो कांटे वाले बैरियर बनाते ना। हाँ, 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखेंगे। द चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स टू कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, ये एक स्टेटमेंट पास करी गई है, आपको इसको जस्टिफाई करना है, ठीक है। ऑन वन हैंड इंडस्ट्री लीड टू एक्सटेंसिव industrial growth expansion, on the other hand these are also cause the environmental degeneration which prompt to the different types of air water and pollution। हम देख रहे हैं एक तरफ तो इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत तेजी से इंडस्ट्रियल ग्रोथ कर रही हैं, एक्सपैंड मतलब चारों तरफ फैल रही हैं, पर वहीं दूसरी तरफ ये एक कारण बनती जा रही है किसका, एनवायरनमेंट को खराब करने का। कौन सी तरीके के एनवायरनमेंट को खराब करने का, सभी तरीके के, एयर को भी और वाटर को भी, ठीक है। There is an increasing requirement to use a further sustainable model, तो हमें जरूरत है कि हम सस्टेनेबल मॉडल को लेके आए। इंडस्ट्रीज मस्ट प्रोड्यूस इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रीज को क्या मिले, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स मिले, एंड डंप वेस्ट रिस्पॉन्सिबली, और जब वो उन्हें फेंके भी, जो वो इस्तेमाल कर चुकी है, कुछ तो वेस्ट निकलेगा, तो उसे वो डंप क्या करें, सही तरीके से करें। यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें ताकि पोल्यूशन क्या हो, कम से कम हो, और सस्टेनेबल मोड ऑफ ऑपरेशन का इस्तेमाल किया जाए। सभी इंडस्ट्रीज को रीयूज, रिसाइकल और रिफ्यूज जैसी अप्रोच का क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। राइट 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेगुलर सॉइल, जिसे हम ब्लैक सॉइल कहते हैं। यहाँ पर ये पूरे के पूरे इसके 6 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रखे हैं इन्होंने, ये एज इट इज आपको मेंशन करने हैं, ये पढ़ने हैं, ठीक है। नाउ एक्सप्लेन 4 टाइप ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन ओनरशिप। ओनरशिप के तौर पर हमें 4 तरीके के बताने हैं। एक है हमारा इंडिविजुअल, एक है हमारा कम्युनिटी, एक है हमारा नेशनल, एक है हमारा इंटरनेशनल। पार्ट 1 में मैं ये जो रिसोर्सेज है ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जो ये क्वेश्चन है ये डायरेक्ट उठ के आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसे एज इट इज याद करना है, ठीक है। जो ये क्वेश्चन है इसे डायरेक्ट याद करना है एज इट इज, जैसा इसमें मेंशन है, जैसा इन्होंने इसमें लिख रखा है वैसे ही आपको याद करना है कि कितने से कितने किलोमीटर के अंदर है, कौन कौन सा एरिया कवर करेंगे, अर्बन करेंगे या फिर नेशनल में, इंटरनेशनल में कौन कौन सी बाउंड्रीज कवर होती हैं, ये सब, ठीक है। राइट सम मेजर वे टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ डिग्रेडेशन। 5 नंबर के क्वेश्चन में जितना इन्होंने इसमें आंसर दे रखा है ना उतना लिखना है। जब मैं टेस्ट लूंगी तो आप लोगों को भी इतना ही मेंशन करना है, तो इसको अच्छे से देख लेना कौन कौन से पॉइंटर्स इसमें है। और आप एग्जाम में भी लिखोगे तो ऐसे ही लिखोगे। आपकी शीट ना छोटी होती है रजिस्टर की, आप समझ रहे हो, हम ऐसे लिखते हैं,
ठीक है। पर अब से हम जब टेस्ट देंगे या रजिस्टर में किसी में भी देंगे तो हम उसे कैसे लिखेंगे, ऐसे 2 पन्नों में होता है ना, तो हम इस तरफ ही लिखते हैं, तो अब से हम इस तरफ नहीं लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे, ऐसे सीधा सीधा लिखेंगे। ठीक है, हम ऐसे कॉपी को लंबा इस्तेमाल करना चालू करेंगे, क्योंकि हमारी आंसर शीट ना ऐसी होती है, तो हमें देखना है कि हमारी कितनी लेंथ आ पा रही है। और आप स्पेशली थोड़ी हैंड राइटिंग ना ब्रॉड करो, क्योंकि आपका आंसर इससे कम दिखेगा। आप समझ रहे हो, जब आप इतना आंसर लिखोगे तो वो ऑलरेडी और छोटा हो जाएगा, आप समझो ये बात। ठीक है, आंसर लिखते टाइम पर ट्राई करो कि अपनी नोटबुक में भी लिख रहे हो तो हैंड राइटिंग थोड़ी सी बड़ी करो, थोड़ी सी बड़ी करो, बिल्कुल छोटा मत लिखो। तो कैसे इसे कंजर्व करना चाहिए, एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, शेल्टर बेल्ट्स होने चाहिए, स्टेबलाइजेशन होना चाहिए, और माइनिंग को क्या करना है, आपको कंट्रोल करना है, माइनिंग जैसी एक्टिविटीज को। ठीक है, ये 5 पॉइंट लिखने हैं और आपको इन 5 पॉइंट को समझाना भी है, 5 नंबर के क्वेश्चन में इन्हें समझाना है। ठीक है, यहाँ पर इसे प्रॉपर एक्सप्लेन भी करना है, मैं यहाँ लिख रही हूँ EXPLAIN, क्या हो गया ये, एक्सप्लेन ऑल द POINTER, एक्सप्लेन ऑल द पॉइंटर्स। इन पॉइंटर्स को आपको एक्सप्लेन भी करना है, ये जितने भी यहाँ पर सारे पॉइंटर्स कवर हो रहे हैं यहाँ पर इन्हें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरिड सॉइल। ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रखे हैं जी, ये पूरे के पूरे एज इट इज लिखने हैं, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 5 नंबर के क्वेश्चन सारे याद करने ही है, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही लिखना है। ब्राउन होते हैं कलर में, सैंडी टेक्सचर होता है, सेलाइन वाटर नेचर में आपको देखने को मिलेगा, लैक होगा यहाँ पर ह्यूमस और मॉइस्चर। ठीक है, लो हॉरिजन आपको यहाँ पे देखने का मिलेगा, कौन सी तरीके की सॉइल मिलेगी, कंकड़ आपको देखने को मिलेगा। प्रॉपर इरिगेशन चाहिए यहाँ पर अगर कल्टीवेशन करनी है, तो इसका एक एग्जांपल कौन सा है, राजस्थान। आपको ऐसे 6 के 6 पॉइंट्स लिखने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट है आपका, द फ्यूचर जनरेशन में नॉट हैव सफिशिएंट रिसोर्स। फ्यूचर जनरेशन के पास सफिशिएंट रिसोर्स नहीं है एज कंपेयर टू द प्रेजेंट जनरेशन, जितने की हमारे पास प्रेजेंट जनरेशन के पास है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कीजिए और बताइए। इन्होंने ना यहाँ पर, हाँ ये पूरा बड़ा सारा लिख रखा है, पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर है ये पूरा का पूरा, ये पढ़ के आएंगे और इसे समझेंगे और याद करेंगे। 5 मार्कर्स होने ही चाहिए आपको, अगर ये ना समझ में आए तो मुझसे पूछना। ठीक है, ये पूरा देख लो, यहाँ से ये 4 है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो रोक के। ठीक है, ये रहा पूरा, ये यहाँ से चालू है, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये एक पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ द क्वेश्चन सीरीज इज कंप्लीट। तो मैं इसके ऊपर रिवीजन और क्वेश्चन सीरीज का एक टॉपिक डाल रही हूँ, पर आपको 1 मार्कर 3 मार्कर जब मैं पहली बार टेस्ट लूंगी इस चैप्टर का, चैप्टर 1 का, मैं यही सेम टेस्ट में दूंगी। 1 मार्कर्स भी सारे यही दूंगी, 3 मार्कर्स भी सारे यही दूंगी, और 5 मार्कर्स भी सारे यही दूंगी। आंसर इसी फॉर्म में जैसे मैंने यहाँ पर आपको समझाया, उसी फॉर्म में उसी तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जो रही बात एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी का जो आपका लाइन बाय लाइन जो बुक बाय बुक है, वो आपको सारा का सारा इसके नेक्स्ट पार्ट में, मतलब पार्ट 2 में एनसीईआरटी एक्सप्लेन करके मैं डाल दूँगी। बट आपको एज अ रिवीजन, एज अ टेस्ट क्वेश्चन आंसर्स यही वीडियो देखनी है, और पहला टेस्ट इसी का होगा, इन्हीं क्वेश्चन आंसर्स का सेम। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।